नमस्कार। कला सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, आत्मा की आवाज है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्प ये हमारी संस्कृति की जीवंत कहानियां हैं। जब संस्कृति जीवंत होती है तभी तो समाज प्रगतिशील बनता है। तो इन्हीं कहानियों को लेकर हम हाजिर होते हैं हफ्ते दर हफ्ते आपके समक्ष बेहद खास कार्यक्रम रंग तरंग लेके। तो रंग तरंग में आज मुलाकात होगी एक बेहद खास मेहमान से, साथ ही किस तरह से युवा पीढ़ी हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को, शास्त्रीय कलाओं को आत्मसात कर रही है, इसका भी एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण आपको दिखाएंगे। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग के। तो आइए रंग तरंग की शुरुआत करते हैं इस बेहद खास प्रदर्शनी से और एक बेहद खास मुलाकात से। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी हॉराइजन। लोग इन्हें देखने की कोशिश कर रहे हैं। रंग आपको ज़रूर कम नज़र आएंगे, लेकिन ये तमाम कैनवस आपसे कई सवाल पूछते नज़र आएंगे। आप इनके अंदर खो ज़रूर जाएंगे। इसके रचयिता हैं पंकज झा, जिन्हें आप एक मशहूर एक्टर के रूप में जानते हैं, पंचायत में विधायक जी। जी हाँ, नाम तो सुना है, देखा है और उन्हें बहुत पसंद भी किया है उनके अभिनय के लिए। लेकिन इस प्रदर्शनी में आपको उनके एक नए रूप से पहचान होगी। तो आइए करते हैं खास मुलाकात पंकज झा से, और साथ ही एक राइटर के रूप में भी किस तरह से उनका विस्तार हो रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। लगातार अपने अभिनय से किरदारों को जीवंत करने वाले एक ऐसे कलाकार अब रंगों और रेखाओं से अपनी भावनाओं को आकार दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता, पेंटर और राइटर पंकज झा की। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज़ में हमसे बात करने के लिए। पंकज जी की नई प्रदर्शनी हॉराइजन इस वक्त राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आप देख सकते हैं। यकीन मानिए, सच में आपको ऐसा लगेगा पंकज जी से मिलकर कि ये एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला आज किसी भी सीमा से बनती नजर नहीं आ रही। कैसे अभिनय के रूप में आपने, अभिनेता के रूप में तो आपने लोकप्रियता बटोर ली, लेकिन ये जो हम आपका रूप देख रहे हैं एज अ पेंटर और आपकी प्रदर्शनी, एक नया आपका एक रूप है, क्या कहेंगे इसके बारे में? साथ ही हॉराइजन, इट्स अ वेरी सिंबॉलिक थिंग, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स? मैं पटना आर्ट कॉलेज से BFA किया था। उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गया तो मैं यहाँ NSD रेपेट्री में था। तो जिन दिनों में रेपेट्री में था तो यहीं था अपना रेपेट्री हमारा। तो हम घूमते थे इधर त्रिवेणी में, उधर ललित कला के गैलरी में, यहाँ जो भी गैलरी है। तो मुझे लगता था कि मैं करूँगा पेंटिंग, लेकिन अभी कुछ और एनर्जी मेरी कहीं मुझे और ले जा रही है। फिर मुंबई गए, फिर काम वाम जो भी है, सिनेमा, दुनिया, संसार को बहुत नज़दीक से देखा। सिनेमा जो ज़िंदगी का एक्सट्रीम झूठ है, जिसको लोग सच मान के उससे प्रभावित होते हैं। फिर वो तमाम चीज़ें समझ में आई, दिखा, महसूस किया, ऑब्ज़र्व किया, संसार को भी, खुद को भी। फिर मैं मिसिंग कर रहा था पेंटिंग बनाने को। तो और मैं आर्ट कॉलेज में नॉर्मली मैंने देखा कि मतलब कोई दिशा नहीं होती है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी आर्ट कॉलेज में। अपने ही अंदर के कलाकार को आपको अभिव्यक्त करना होता है, और उसके लिए आप बाहर से कुछ नहीं सीख सकते, वो खदान आपके अंदर में ही है। फिर मेरी ज़िंदगी में ओशो आए और फिर मैं ओशो आश्रम जाने लगा। हाँ, तो मैं ABCD से ज़िंदगी शुरू हुआ मेरा, इसलिए बीच में लोगों को लगता था गैप हो गया, ये हो गया। क्योंकि अभी जो लोग रियल सिनेमा कर रहे हैं वो मैं बहुत पहले कर चुका था, चमेली, गुलाल, ब्लैक फ्राइडे, ये सब करके उस तरह से। पर मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही, पता नहीं, मैं मुंबई में बहुत मिसफिट महसूस करता था अपने आप को। जो मेरी बुक आई है अज्ञात से ज्ञात की ओर, उसमें कविता है कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, दूसरों की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा आदमी। तो फिर मैं ओशो आश्रम जाने लगा। फिर वहाँ मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया। उसके बाद ये सब जो
क्रिएटिविटी मेरी निकली, फिर मेरी बुक भी आई अज्ञात से ज्ञात की ओर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्रिएटिविटी जो है वो जब आप नहीं होते हो तब आपके अंदर से जो निकलता है, दिस इज़ रियल क्रिएटिविटी। तो ये मेरे मेडिटेशन, ध्यान, अपने ऊपर काम करने का फ्रेगरेंस है। इसीलिए यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट लोग आए उन सबको शॉकिंग लगा। ये काम मेरा जहांगीर में भी शो किया था हमने, तो वहाँ भी आर्टिस्टों को बहुत यूनिक लगा, क्योंकि इतना बोल्ड, इतना फ्रीली और इतना बिना बेझिझक और बिना माइंड का हर आर्टिस्ट काम करना चाहता है। और जैसे हमने पंचायत में काम किया, वो भी मेरे मेडिटेशन ध्यान का वो खुशबू है जो लोग इतना कनेक्ट हुए। रंग से आपने दूरी क्यों बनाई हुई है? रंग नहीं नज़र आ रहे मुझे इनमें। मैं छोड़ दिया हूँ, मैं पता नहीं, ब्लैक एंड वाइट मुझे बहुत ही मैग्नेटिक लगता है। अभी भी मैं जब ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखता हूँ या मुझे लगता है रंग के ना सब रंग दिया गया है, लगता है कुछ गलत को ढक दिया गया है। मैं जब जहाँ बड़ा हुआ हूँ, मेरा गांव में, मुझे याद है दूर दूर तक हम देखते थे धान का खेत और वो क्षितिज और आसमान, और देखते 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 तो जितना दूर हम देखते हैं उतने हम अपने करीब आते हैं, इसलिए लोग अपने करीब आना भूल गए हैं। तो ये मेरा पेंटिंग क्रिएटिविटी एक तरह का थेरेपी भी है। अगर इसको बैठ के देखेंगे तो जितना दूर जाएंगे ना उतना आप अपने करीब आएंगे। इसलिए तो अपनी बचपन की यादों को आपने इसमें दिखाने की कोशिश की है, और साथ ही आपने लिखा है अपनी पेंटिंग की शुरुआत में कि अगर ये पेंटिंग आपको देख रही हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, तो ये भी आपको देख रही हैं और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें देखें। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सोचना बीमारी है। हर आदमी के अंदर एक पागलपन है, लोग स्वीकारे या ना स्वीकारे। कि जब आप एक्चुअल मेरे पेंटिंग को देखेंगे तो कनेक्ट होंगे आप अपने आप से, तो पेंटिंग भी आपको दिखेगा। ऐसा किस तरह से आप अलग अलग माध्यम में काम करते हैं? क्योंकि कैमरे के आगे एक एक्टर, जब अपनी किताबों के बीच में हैं तो एक राइटर, यहाँ पर आप रंगों और कैनवस के बीच में हैं। कैसे सीमाओं को पार करते हुए एक इंसान के रूप में जब आपने खुद को डिस्कवर किया, आज अलग अलग माध्यम से आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कितना कुछ है अंदर? मेरी कविता है कि आते तो देखा था शायद आर पार हो गया। तो वो अभी आर पार, वो व्यक्तित्व, वो बीइंग ही आर पार हो गया है। मेरा कुछ अभी है नहीं। जैसे मेरी कविता है कि एक हम हैं, एक तुम हो और एक कोई नहीं है। तो वो जो कोई नहीं है ना, वो उसको हम नहीं नाम दे सकते हैं, ना उसके बारे में उसको डिफाइन कर सकते हैं, ना उसके बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरा के बात ये नहीं है कि मैं पेंटिंग बनाता हूँ या एक्टिंग करता हूँ या मैं लिखता हूँ, नहीं। अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, उसमें भी एक फ्रेगरेंस है, एक खुशबू है, मैं की बदबू नहीं है। आम लोगों की बात करें, देखते हैं, पहचानते हैं, एक एक्टर के तौर पर आपने अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की है, किस तरह से उसको लेते हैं, उस लोकप्रियता को, उस पहचान को, उन सवालों को? पूरी दुनिया अभी मेरे साथ फ़ोटो खिंचाती है, ये है वो है, जो भी है। तो उसमें से एक छटाक भी मेरे भीतर नहीं जा सकता है। मेरे लिए मायने रखता है ये कि मैं अपनी नज़र में कैसा हूँ, है ना। मैं बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके निकला हूँ बाहर, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और अभी मैं इंडिया के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशन के, वहाँ मुझे बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, टेडेक्स में, इधर उधर, तो वैसा। तो अभी मुझे एक मैसेज भी मैं दे रहा हूँ, एक बहुत सुंदर चीज़ मैं लोगों को दे रहा हूँ कि मतलब ये जीवन मिला है और छोटा सा जीवन है, आपको जी के यहाँ से जाना है, हम लोग जर्नी में हैं, ये घर नहीं है। ऐसा एक और कविता सुना देता हूँ कि यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह, माँ घर का सारा काम करती है बेवजह, बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह, बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह, फूल खिलते हैं बेवजह, बारिश होती है बेवजह, कोयल गाता है बेवजह, छुटकी जब बीच रात को ठंड लगती है तो चादर उड़ा देती है बेवजह, एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह, जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है, बेवजह बेवजह बेवजह। बहुत खूबसूरत और बहुत ही धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यकीनन
पंकज झा का एक नया अंदाज, एक नया रूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हॉरिज़न इस प्रदर्शनी का नाम है, जो कहीं ना कहीं आपके दिल को छुएगी, आपको झंझोरेगी। और अगर मुलाकात करने का मौका मिला तो ये कई सवाल भी आपसे पूछेंगे कि आखिर आपको खुद को एक बार फिर से ढूंढने का प्रयास यहाँ पे करना होगा। भारत की कला परंपराओं में भक्ति रस का खासा प्रभाव रहा है। आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद दुर्लभ प्रदर्शनी में, दक्षिण दिल्ली, जहां पर उत्तर और दक्षिण भारत की भक्ति कला परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। बेहद खूबसूरत और भारत की दुर्लभतम आर्ट वर्क्स को आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। कैसे इस प्रदर्शनी को लगाना मुमकिन हुआ, आइए जानते हैं रसील गुजराल से और देखते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक। दक्षिण दिल्ली, ये प्रदर्शनी उत्तर और दक्षिण भारत की भक्ति कला को और कला परंपराओं को एक साथ लाती है। एक से बढ़कर एक दुर्लभ कृतियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक से बढ़कर एक प्राचीन आर्ट वर्क्स को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा पूरी तरह से डिवाइन दरवाज़ा लकड़ी और सोने का काम है, बहुत ही बारीक काम है। और उस वक्त किस तरह से कारीगरी की जाती थी उसका एक बहुत ही सशक्त नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित है। और ये उस सदी के किस तरह से भगवान को, अगर हम बात करें दक्षिण भारत में जो भगवान का रूप रखा गया है, कला में भी उसको एक विस्तार दिया गया। और यही वजह है कि ये आर्ट वर्क्स इस प्रदर्शनी को बेहद खास बनाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं राजा रवि वर्मा की बहुत ही दुर्लभ ओलियोग्राफ्स। ये वो कृतियाँ हैं जिनके ज़्यादा प्रिंट्स नहीं बने, यानी कि सही मायने में ये बेहद विंटेज हैं, बेहद दुर्लभ हैं। और उनके सबसे 19वीं शताब्दी के जो सबसे दुर्लभ प्रिंट्स हैं वो इस प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं। पिचवई कला जो हमारे देश की सबसे प्राचीनतम कलाओं में शामिल है और उसका इतना बड़ा प्रिंट यहाँ पर फ्रेम किया गया है। भव मंडल 2010 और 2020 पूरी तरह से 24 कैरेट गोल्ड, सिल्वर और स्टोन का यहाँ पर काम किया गया है इस कपड़े पे। और फिर इस पिचवई कला की इस कृति को फ्रेम किया गया है ताकि ये इतने बड़े आर्ट वर्क में तब्दील हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्न पक्षी वाहनम, 19वीं सदी की है ये और पूरी तरह से लकड़ी से बनी हुई है। कितना बारीक है, कितना मैग्नम है और कितना खूबसूरत, कितना अद्भुत है। ये वो कृति हैं, ये वो आर्ट वर्क्स हैं जो हमें उस दौर में ले जाएंगी, उस सदी की जो बारीक कारीगरी और जो मजबूत कारीगरी का बहुत ही सशक्त उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की प्राचीन कला, हमारे दस्तावेज जिनको डॉक्यूमेंट करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, उसी कड़ी में ये बहुत ही अहम है ये प्रदर्शनी का आयोजन। यकीनन हमारी युवा पीढ़ी हमारे इतिहास से, हमारी कलाओं से, हमारी परंपराओं से अवगत हो, उससे वाकिफ हो, यही कोशिश है यहाँ पर इस प्रदर्शनी के ज़रिए, जहाँ पर हमारे देश के दुर्लभ कारीगरों द्वारा उनकी कृतियों को यहाँ पर देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और मुझे लगा कि इस समय जब हम नॉर्थ में रहते हुए हमें साउथ के ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स वगैरह इतने आसानी से नहीं मिलते और जो प्योरिटी और लैंग्वेज उनमें है, उत्तर दक्षिण चाहे एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं, चाहे हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, शिव पार्वती की बात कर रहे हैं, पर हमें कहने का तरीका और दिखाने का तरीका, दर्शने का तरीका अलग है। पर ये ट्रेडिशंस कैसे जुड़ती हैं, हमारी जो सोच है वो कैसे एक है और कैसे ट्रेडिशंस नॉर्थ से साउथ को ट्रैवल करें, वहाँ पर वो कैसे जुड़ के वो कैसे वापस आएं और आजकल हमारी ज़िंदगी में उनकी क्या रेलेवेंस है। क्या ये चीज़ें सिर्फ ट्रेडिशनल घरों के लिए या मंदिरों के लिए हैं या आज के कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल में उनकी भी जगह आज भी मौजूद है। इस कॉन्वर्सेशन को, इस वार्तालाप को आगे लाने के लिए और हम सबको, आपको और मुझे, इन चीज़ों की बातें करने का मौका
और इन चीज़ों को दरसने का मौका, ये थी इसके पीछे सोच। ये प्रदर्शनी आपको एहसास कराएगी कि उत्तर और भारत की दोनों की कलाएं, संस्कृति और परंपराएं एक दूसरे से कितनी भिन्न हैं और अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। प्रदर्शनी के इस खंड में आप एम.वी. धुरंधर की दुर्लभ कृतियों को, उनके ओलियोग्राफ्स को देख सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दमयंती और सखी। ये वो तस्वीरें हैं जो सबसे ज़्यादा दुर्लभ मानी जाती हैं। एम.वी. धुरंधर हम जानते हैं कि राजा रवि वर्मा के बाद भारत के सबसे प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं और उनकी दुर्लभ कृतियों को इस प्रदर्शनी में देखना यकीनन एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। नंदी जी हैं, वो तो आपके शिव परिवार की वाहन हैं, राइट? तो वाहन क्या है? हमारे हर जो डेटी हैं, चाहे शिव परिवार है, शिव भगवान है या कृष्ण भगवान है या लक्ष्मी जी हैं, सबकी अपनी अपनी सवारी है। तो जो वाहन है वो ये शिव जी की सवारी है। सो नंदी जी शिव जी की सवारी हैं। तो साउथ में जब बड़ी ये प्रोसेशंस निकलती हैं, जब कोई त्योहार होता है, तो इस वाहन पे एक फट्टा लगा जाता है। उस फट्टे पे शिव जी की या शिव परिवार की मूर्तियाँ रखी जाती हैं और ये पीछे मिरर जो आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं प्रभावली। ये प्रभावली उनके आसपास एक मंदिर सा बनाती है। तो आइडिया ये है कि हम जब एक ट्रेडिशनल स्कल्पचर को देखते हैं, हम समझते नहीं हैं कि उसकी ओरिजिन क्या थी। जब हम उसकी ओरिजिन समझते हैं, हम अपने कल्चर से थोड़ा और जुड़ जाते हैं और वो जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तर में पिछवई कला परंपरा ने श्री कृष्ण की पवित्र कथाओं को जीवंत किया, तो वहीं दक्षिण भारत की तंजोर कला की बेहद दुर्लभ नमूने को आप मेरे पीछे देख सकते हैं। शुद्ध सोने का बेहद बारीक काम है और जो खास तौर पर जो ये किवाड़ वाली जो आर्ट वर्क्स होते हैं वो वाकई बेहद दुर्लभ होते हैं। यकीनन विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न सदियों की, विभिन्न परंपराओं के बीच एक संवाद होता साफ तौर पर इस प्रदर्शनी में नजर आ रहा है। यकीनन अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आइए, इस प्रदर्शनी का हिस्सा बने और कला के इस उत्सव में शामिल हों। भारत के शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का आज जो मुकाम है, वैश्विक पटल पर जो इसकी लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं इसका श्रेय प्रख्यात नृत्य गुरु राजा राधा रेड्डी को जाता है। पद्म भूषण से सम्मानित राजा राधा रेड्डी ने अपने संस्थान के जरिए लगातार युवा पीढ़ी को इस नृत्य से जोड़ा है। उनके संस्थान नाट्य तरंगिणी की 50वीं वर्षगांठ के उत्सव पर हमने देखा एक ऐसा कॉन्सर्ट जो लंबे समय तक दर्शकों को याद रहेगा। नई दिल्ली के साकेत स्थित नाट्य तरंगिणी परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर में 26 अप्रैल की शाम एक भव्य और यादगार सांस्कृतिक आयोजन देखने को मिला। अवसर था इस प्रतिष्ठित कुचिपुड़ी संस्थान की 50वीं वर्षगांठ का, जिसमें शहर के सांस्कृतिक जगत की प्रमुख हस्तियां बड़ी संख्या में शामिल हुईं।
कार्यक्रम का आयोजन राजा राधा रंगमंच में किया गया, जो पूरी तरह दर्शकों से भरा हुआ था। सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुख किल दैवत मौनि बने। साल 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित महान गुरु राजा रेड्डी और राधा रेड्डी द्वारा स्थापित इस संस्थान ने बीते 5 दशकों में कुचिपुड़ी नृत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कई कलाकार आज देश विदेश में इस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ। स्वर्ण जयंती के इस खास मौके पर पद्म भूषण डॉक्टर राजा, राधा और कौशल्या रेड्डी के शिष्यों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत भगवान वेंकटेश्वर की वंदना से हुई, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद विश्व नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में नन्हे बच्चों से लेकर अनुभवी वरिष्ठ कलाकारों तक ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। हर प्रस्तुति में साधना, समर्पण और कला की गहराई साफ झलक रही थी। कार्यक्रम का समापन शिव तरंगिणी की भावपूर्ण और प्रभावशाली प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसने पूरी सांस्कृतिक संध्या को ऊर्जा, भक्ति और सौंदर्य के साथ एक पूर्णता प्रदान की। ये आयोजन न केवल नाट्य तरंगिणी की समृद्ध यात्रा का उत्सव था, बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जीवंत परंपरा को भी एक नई प्रेरणा देने वाला साबित हुआ। भारत की संस्कृति आज वैश्विक मंच पर और भी मजबूती से अपनी एक नई कहानी गढ़ रही है और युवाओं को इतनी बड़ी संख्या में भारतीय शास्त्रीय कलाओं से जुड़ता हुआ देखना यकीनन बेहद सुखद है। संस्कृति वो धागा है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सुर में पिरोता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए आप भी कला के किसी न किसी रूप से जरूर जुड़े रहें और हमारे इन कलाकारों से लगातार प्रेरित होते रहें। रंग तरंग के आज की इस कड़ी में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।